हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। उनकी एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये स्नोइंग लिख के है, ऑन अ स्नोई इवनिंग है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बहुत ही प्यारी सी पोएम है। और जो है ये इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बताया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाह रहे हैं, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम दैट इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जो पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये जो पोएम है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे, न्यू इंग्लैंड पोएट कहा जाता है, न्यू इंग्लैंड विच इज इन अमेरिका। एक उनकी लाइफ का केवल एक ही दुख था कि उनको जो है ना, मतलब वो जो उनको बहुत सारे पुलिट्जर मिले, बहुत सारी चीजें मिली, बट ही उनको जो नहीं मिला वो नोबेल प्राइज नहीं मिला। दैट्स व्हाट ही वांटेड। अब बाकी उनके नाम पे बहुत सारी चीजें थी। अब होता यही है ना कि जो इंसान के पास जो होता है वो उसमें खुश कम रहता है, और जो नहीं होता है उसमें दुखी ज्यादा रहता है। तो चलिए इसी बात को बताते हुए मैं आप लोगों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा बताते हुए फिर उसके बाद इनकी ये पोएम के बारे में बताऊंगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनको, मतलब ही गॉट पुलिट्जर प्राइज 4 टाइम्स फॉर हिज जो है पोइटिक कलेक्शंस। 1924 में उनको मिला था न्यू हैम्पशायर के लिए, 1931 में मिला था कलेक्टेड पोएम्स के लिए, 37 अ फर्दर रेंज एंड 43 अ विटनेस ट्री। मगर उनको ही वांटेड टू हैव नोबेल प्राइज दैट ही कुडंट गेट। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो पोएम है दैट इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये न्यू हैम्पशायर नाम के कलेक्शन में दिस पोएम गॉट पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर। ये जो पब्लिश हुई थी ये न्यू हैम्पशायर कलेक्शन में हुई थी। न्यू हैम्पशायर कलेक्शन में ये पोएम जो है वो करीब, ये वाली पोएम जो है जो पब्लिश हुई थी ये न्यू हैम्पशायर में हुई थी। ये जो पोएम है यहाँ पर 1923 में, और ये जो पोएम है ना इसमें ये आ, इसमें जो कुछ टेक्निक्स हैं दैट आई विश टू डिस्कस विद यू, इसमें सिंबलिज्म है। ये पोएम सतही तौर पर जैसी दिखती है वैसी ये पोएम है नहीं। एक्चुअली ये जो पोएम है, अगर हम इस पोएम के बारे में बात करें तो ये जो पोएम इसमें सिंबल, इट इज फुल ऑफ सिंबलिज्म। और यहाँ पर ऊपर से देखने में लगता है कि ये पोएम ना एक पोएट जो एक साधारण सी बात कर रहा है, मगर उस पोएम में जो छिपे हुए सिंबल्स हैं वो समझने वाली चीज है। और इस पोएम में उन्होंने जो स्टेंजा फॉर्म यूज करी है, रुबायत, जो स्टेंजा फॉर्म है वो यूज करी गई है, जिससे रुबायत जो एक स्टेंजा फॉर्म होती है, और इसको एफ स्कॉट फिजरोल्ड के द्वारा इंग्लिश में इसको यूज किया गया था। और यहाँ पर इसकी जो राइम स्कीम है, जो आप रुबायत स्टेंजा जो है, एडवर्ड फिजरोल्ड ने इस स्टाइल को अडॉप्ट करा था। उमर खयाम जो कि 12th सेंचुरी के पर्शियन पोएट थे उनसे लिया था। और इसकी जो राइम स्कीम है ना वो ये है ए बी, ए बी बी, सी बी, सी सी, डी सी। तो चलो पहले पोएम की स्टेंजा फॉर्म डिस्कस करेंगे, सब कुछ है। Whose words woods these are, I think I know. Whose woods these are, I think I know. द पोएट, एक आप कल्पना कीजिए कि एक कोई यात्री है और वो वुड से होता हुआ गुजर रहा है, और उसको ना जो जंगल है वो ना बहुत खूबसूरत है। ये जो सीजन दिखाया गया ना, विंटर का सीजन जो है वो दिखाया गया है, और एक रूरल एनवायरनमेंट दिखाया गया। गहरे गहरे, ऊंचे ऊंचे, लंबे लंबे पेड़ हैं, गहराई। और ना जब उनको तरफ देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे कितने राज अपने अंदर वो छुपा के बैठे हुए। तो कहते हैं हुज वुड्स दीज आर, ये किसके जंगल हैं? आई थिंक आई नो, मुझे लगता है मुझे पता है। हिज हाउस इज इन द विलेज, दो मुझे पता है कि जिसके ये जंगल हैं वो गांव में रहता है।
ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, मैं उसके वुड्स को देख रहा हूँ, उसके जंगलों को। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप, मैं वो कभी नहीं जान पाएगा कि मैं उसके वुड्स में जो बर्फ गिर रही है उसे देख रहा हूँ। तो है, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सतही सा मीनिंग है ना। Here the poet wants to say that these woods are the symbol of temptation. A man gets tempted towards the things of others, and he thinks in his deep in his heart that nobody would ever get to know ki, that I have taken the things of others. So woods are symbol of temptation, worldliness. And when he says that nobody will get to know that I have stolen just a few moments of happiness by watching all these woods. The symbolism is that we human beings get attracted to worldly things instantly, and we tend to fall in the pit of temptation. Here he means to say कि जो व्यक्ति इस temptation को रेजिस्ट नहीं कर पाता, वो वहीं भटक के रह जाता है। उसको पता, वो कहता है उसको जो व्यक्ति है उसको कहाँ पता चलेगा कि मैं जो है वो यहाँ पर रुका हुआ हूँ और उसके वुड्स को निहार रहा हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि वुड्स के स्नो को देखना, यहाँ यू फाइंड नेचर इमेजरी, आपको नेचर की इमेजरी देखने को मिलेगी। और वुड्स जो है ना, एक सिंबल जो है ना वो किसका है, सेंसुअसनेस, डार्क सेंसुअसनेस, डार्क थिंग्स का सिंबल है कि द थिंग्स विच आर डार्क, विच द वुड्स आर श्राउडेड इन सस्पेंस, a deep suspense. And if something is forbidden, all of us want to have that particular thing. And then fall is imminent. जो मैंने बात कही, अगर मैं उसको हिंदी में बताऊं तो ये है कि हम सभी लोग जो कोई भी एक प्रतिबंधित चीज होती है, जिस चीज के लिए हमें मना किया जाता है और हम उस चीज को जरूर लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और फिर होता वही है कि उसके बाद इंसान का पतन होना तय होता है। तो द वुड्स आर द सिंबल ऑफ दैट फॉल। वुड्स जो है वो नेचर, वो बहुत गहरा एक अपने अंदर एक सीक्रेट लिए हुए। नाउ द नेक्स्ट वन इज माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। मेरे छोटा सा जो घोड़ा है मेरा, वो एक अजीब, वो सोच रहा है, उसको एक अजीब चीज लग रही है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि ये क्यों रुक गए हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है, तो ये जो मेरा यात्री है, जो मेरा घुड़सवार है, वो क्यों रुक गया है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कि ये जो वुड्स है ना, और बिटवीन द वुड्स एंड द लेक, कि एक तरफ जंगल है, एक तरफ लेक है, गहरी काली रात है, और जो है मैं यहाँ पे खड़ा हुआ निहार रहा हूँ। सो हियर अगेन द मीनिंग इज द हॉर्स इज, हॉर्स जो यहाँ पे सिंबल दिया गया ना, सिविलाइजेशन का सिंबल है। हॉर्स इज द सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन। तो हॉर्स यहाँ पर ये कह रहा है कि हॉर्स यहाँ पर ना उसको मतलब एक तरीके से एक व्यक्ति जो टेम्पटेशन के प्रवाह में आकर बहने वाला है, तो हॉर्स उसको जो है वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि नो 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 नो, डोंट गो फॉर दैट टेम्पटेशन, इट विल टेक यू टुवर्ड्स योर फॉल। तो हॉर्स एक डोमेस्टिकेटेड एक सिंबल दिखाया है सिविलाइजेशन का, और हॉर्स जो है वो उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है कि डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप। तो यहाँ पर जो वो कहते हैं कि द डार्केस्ट, अभी जो डार्केस्ट वर्ड है इसका मतलब है कि अगर आपको लग रहा होगा गहरी अंधेरी जो है रात ना, डार्केस्ट इवनिंग का मतलब है कि अगर मैं चला गया यहां से तो मैं जी जाऊंगा, और अगर मैं यहीं रुक गया तो ये जो नजारे हैं, जो खूबसूरती है, मैं यहीं फंस कर रह जाऊंगा। तो डार्केस्ट इवनिंग, डार्क इज द सिंबल ऑफ डार्क वर्ल्ड, डार्क टेम्पटेशन, द सेंसुअसनेस, एंड दैट सेंसुअसनेस विच विल लीड यू टू योर फॉल। यहां पर ये बताने की कोशिश की है। नाउ द थर्ड स्टैंजा, he gives his harness bells a shake. अब ना the horse is trying to make his
जो उसका जो हॉर्स जो है वो अपने जो ओनर है, ही इज ट्राइंग टू मेक हिज ओनर कॉन्शियस कि भाई चलो, चलने का समय आ गया। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। तो वो क्या करता है कि अपनी हार्नेस बेल्स जो है, यानी कि जो उसकी बेल्स है, जो उसके गले में जो उसके हार्नेस जो होता है ना, जिससे वो हॉर्स को कंट्रोल करते हैं, वो अपनी हार्नेस बेल्स को एक झटका देता है। तो और उससे पूछता है कि मैंने कोई गलती कर दी क्या जो मुझे यहाँ पर रोक रखा है? द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप। और घोड़े की जो गले में, जो उसमें घोड़े के हार्नेस में पड़ी हुई बेल्स के अलावा एक मात्र आवाज जो आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी आ रही है? सर सर चलती हुई हवा की आ रही है। डाउनी फ्लेक, और ना जो डाउनी फ्लेक का मतलब है बर्फ के गिरने की। तो ही मीन्स टू से कि कितनी स्ट्रांग होती हैं टेम्पटेशंस, कि वो उसका हॉर्स उसको बार बार कह रहा है चलो, अगर यहीं रह गए तो यहीं रह जाओगे, कभी वापस नहीं आ पाओगे। इस सिडक्टिव और जो बहुत ही एक एंट्रैपिंग और डार्क ये जो नेचर है, यू विल बी ट्रैप्ड हियर थ्रू आउट योर लाइफ। चलो चलें। तो हॉर्स इज द सिंबल ऑफ विजडम। हॉर्स यहाँ पे विजडम का सिंबल जो है वो बताए। तो अब वो लास्ट जो स्टैंजा है ना, वो बोलते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अचानक से उनको एक जो वो पथिक है उसे होश आता है, कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। वो कहता है ये वुड्स बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और हर वो चीज जो कुछ रहस्यमयी होती है, खूबसूरत होती है, वो अपने अंदर एक बहुत गहरा राज लिए रहती है। नथिंग इज फॉर फ्री। कुछ ना कुछ जो है इनमें जरूर जो है राज छिपा हुआ है। बहुत सुंदर है, डार्क एंड डीप। डार्क एंड डीप मतलब अगर मैं आज यहाँ ठहर गया तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। इट मीन्स आई विल डाई हियर बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन मुझे अगर मैं यहां ठहर गया तो जो मेरे अपने वर्ल्डली प्रोमिसेस हैं वो मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा? आई डाई हियर। अगर मैं इस एन्चैंटमेंट में फंस गया तो मैं कभी यहां से जा ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने जो वादे किए हैं, मैं वो मेरी जो वर्ल्डली ड्यूटीज हैं, हाउ आई विल बी एबल टू फुलफिल देम। सो हियर एक रोमांटिक जो है एटीट्यूड दिखाया है। एक यहाँ पर ये दिखाया है कि लोग कुछ समय के लिए कुछ एक एस्केप चाहते हैं, मगर अगर आप उस एस्केप को परमानेंट बना लेते हैं, इफ यू एस्केप फ्रॉम रियलिटी थ्रू आउट योर लाइफ, यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल योर वर्ल्डली ड्यूटीज। दैट्स व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे, कि अगर इफ यू get trapped in those worldly or materialistic desires, you will never be able to fulfill your worldly duties. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, कि sleep मतलब death, कि मरने से पहले तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज को पूरा करना है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे रुक गया और अभी यहाँ से नहीं गया तो आई विल नेवर बी एबल टू फुलफिल माई वर्ल्डली ड्यूटीज। तो ये था आपका इसका। अभी मैं इस पे एमसीक्यूज करवाऊंगी। कल एक टेस्ट है, अगर आप में से कुछ थोड़े बहुत भी लोग अगर इंटरेस्टेड हो उस टेस्ट को देने में, तो मैं आप लोगों को एक टेस्ट के बारे में यहाँ बता देती हूँ। एक ऑनलाइन टेस्ट जो है वो हम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट कल कंडक्ट करा रहे हैं। वो टेस्ट जो है वो सुबह 12 बजे जो है वो स्टार्ट होगा, और 12 बजे से 3 बजे तक उस टेस्ट पे का पोर्टल खुला रहेगा। यानी कि अगर कोई 12 बजे अटेम्प्ट करता है तो 1 बजे अटेम्प्ट करता है, 3 बजे तक वो टेस्ट दे सकता है। तो 12 से 1:30 बजे तक है, और अगर कोई 1 बजे आता है तो 2:30 बजे तक देगा। और लेकिन अगर कोई 2 बजे आएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3:30 बजे तक नहीं होगा। तो 12 से 3 बजे तक वो टेस्ट जो है वो पोर्टल ओपन है। अब आप कैसे देख कर सकते हैं, हम इसका लिंक जो है अभी आज के वीडियो में अपने उसमें डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पे डलेगा, और जो लोग हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम के लिंक से डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे पहुंच के टेस्ट दे सकते हैं। जो यूट्यूब के लिंक पे मिला हुआ है उससे देख सकते हैं। और ये टेस्ट जो है ऑब्वियसली मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इस टेस्ट को देने से लोग जो हैं भाई, जो अच्छा परफॉर्म करेगा तो फर्स्ट प्राइज 5,000, सेकेंड 3,000 एंड द थर्ड वन इज 2,000 रुपीज कैश प्राइज है। और इसलिए डिटेल्स वगैरह उसमें हम लोग जब जिसकी भाई हम लोग तो केवल ये देखेंगे किसने टेस्ट दिया है, और हम डिटेल्स केवल तभी मांगेंगे जब जिसने टेस्ट में अच्छा स्कोर करा होगा और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लायक होंगे।
और इसके अलावा जो हमारे ऐप पे जो लोग हैं रजिस्टर्ड हैं और वो टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से टेस्ट दिया जा सकता है। ये जो है वो होम पेज है, ये ऐप का होम पेज है। आप पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये ऐप का होम पेज है। उस पे यहाँ पर एक गोला सा बना आता है, यहाँ गोले बने आने पर यहाँ पर ये प्रोफाइल खुल जाती है, उसमें फ्री मटेरियल है, उसमें टेस्ट है। टेस्ट पे ये आ रहा है यशस्वी ऑनलाइन टेस्ट, इसको आप करेंगे तो यहाँ पर ये खुल जाएगा। फिलहाल इसका कंटेंट लॉक्ड है, ये खुलेगा तभी जब स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कल जब पोर्टल खुलेगा तब, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं और क्या बताना चाह रही थी, इसके अलावा मैं ये बताना चाह रही थी कि भाई देखो वो जो हमारा बैच है यूपीएलटी का, इसमें आप लोगों को फ्री जीआईसी लेक्चरर प्री, मतलब लेक्चरर का जो प्री वाला है वो वीडियो कोर्स इसके साथ हमने ऐड ऑन कर दिया है। फ्री वीडियो कोर्स है और उसमें आपको जो इसमें जितने भी, इसके अलावा आप जो 8500 का हो चाहे 555 का हो चाहे 5000 वाला हो, सब में हमने जो है ये जीआईसी वाला ऐड ऑन कर दिया है। और एक आपको ये बात बता दूं कि भाई जीआईसी वाले में इसमें आप केवल जीआईसी का ही नहीं, क्योंकि 31 राइटर्स हैं, हिस्ट्री है, टर्म्स हैं, ग्रामर है, सब कुछ है, वो हमने सब कुछ अपने स्टूडेंट्स को फ्री दे रहे हैं जो लोग हमारे एलटी के बैचेस खरीद रहे हैं। तो भाई उसके साथ आप लोगों को जो उस पर पीडीएफ डलेंगी वो सब प्रिंटेबल हैं। और इसके अलावा आप इसमें देखो 3 राइटर्स इसमें यूपीटीजीटी के कवर कर रहा है, गर्ल्सवर्दी नहीं कवर कर रहा है, वो तीनों राइटर्स यूपीटीजीटी वाले ही डाले हुए हैं। उसमें 15 राइटर्स ही यूपी पीजीटी के कवर कर रहा है। तो जो यूपी पीजीटी कहीं पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए हैं, वैसे अगर पढ़े हुए हैं कहीं तो फिर तो उनके लिए तो क्या ही काम आएगा, लेकिन हाँ जो नहीं पढ़े हुए हैं और अभी यूपीएलटी कहीं ले लगा के पता चल गया होगा कौन कैसा क्या पढ़ा रहा है, तो भाई अगर चाहते हैं कि यूपीएलटी के साथ हमें यूपीएलटी मुझसे पढ़ना चाह रहे हो तो आपके लिए ये एक बैच है। यूपीएलटी के बैचेस के साथ ये लेक्चरर का जीआईसी का हमारा फ्री जो है वो वीडियो है। और ये जो हमारे 3 बैचेस हैं, एक 85 का है जिसमें हार्ड कॉपी नोट्स देते हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं ग्रामर लिटरेचर के, और इसके अलावा जो है वो हार्ड कॉपी नोट्स आपके पास जाते हैं। 5500 में भी वही चीज़ है, लाइव लेक्चर्स हैं, ग्रामर लिटरेचर, और इसके साथ इसके नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में। तीसरा है सिर्फ लिटरेचर का है जिसमें भी हार्ड कॉपी नोट्स हैं, लाइव लेक्चर्स हैं लिटरेचर के, और तीनों ही बैचेस में जीआईसी का बैच फ्री है। ठीक है जी, अब मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ, आप लोग एमसीक्यूज करिए। चलो एमसीक्यूज करते हैं, और एमसीक्यूज ये रहे आ गए। पहला एमसीक्यू देखिए, व्हाट डीपर मीनिंग could the repeated line and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep suggest? तो भाई ऑप्शन भी देख लीजिए। The poet is physically exhausted. The poet has a long way to travel before reaching home. The responsibilities and commitments the poet carries before rest or death. तो और फोर्थ है, the poet wants to remain in the woods. तो आपको अगर आपने पोएम को ढंग से पढ़ा, और कभी ना कभी तो आपने जरूर से ढंग से पढ़ा होगा, the responsibilities and commitments the poet carries before rest or death. What is the significance of the poet imagining his horse to find his action queer? Significance क्या है? It reflects the horse's lack of understanding of beauty. It dramatizes the contrast between duty and temptation. It shows the horse discomfort in cold weather. It emphasizes the bond between man and animal. तो भाई बताइए क्या है कि इसका है कि हॉर्स, जो मैंने बताया था कि हॉर्स जो है वो एक सिविलाइजेशन का प्रतीक दिखाया गया है, और ये कंट्रास्ट दिखाता है बिटवीन टेम्पटेशन एंड ड्यूटीज। तो यहाँ पर ये आपका आंसर है, द आंसर इज बी। It dramatizes the contrast between duty and temptation. And now the next question is, let's move to the next question. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, और ये मैंने अपने बाल झाड़ू की तरह खड़े कर लिए हैं। How do the woods function symbolically in the poem? Simple nature.
द अल्योर ऑफ रेस्ट, टेम्पटेशन एंड एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्रेटनिंग वाइल्डरनेस, अ प्लेस फॉर एडवेंचर। तो भाई बात ये है कि वुड्स जो फंक्शन करते हैं, द अल्योर, अब जब पढ़ी हुई पोयम है तो बता हुआ है द अल्योर कि वुड्स किसका सिंबल है, टेम्पटेशन का, कि भाई जो चीज बहुत लुभावनी लगती है जरूरी नहीं है वो इतनी खूबसूरत और अच्छी हो भी। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज चाहिए होती है ना तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है। Why might Frost pair words lovely, dark and deep in describing the woods? To highlight aesthetic pleasure, to create a contrast between beauty and potential danger or mystery, to emphasize the abundance of trees, to stress the season. तो बात वही है, ये दिखाया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कि अगर कोई चीज बहुत 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 लुभावनी लग रही है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ पंगा है। और बात ये है कि आपको कभी भी कोई भी चीज जो होती है ना, जो चाहिए हो, आप जैसे कोई भी चीज है आपको कुछ मिल भी रहा है तो अनलेस यू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग तो वो चीज बेकार है आपके लिए। In the poem, what does the division between the woods and the village represent? Division between rural and urban life, division of nature and society, dream and duty, division between night and day, division of seasons। तो भाई बात ये है कि भाई देखो, अगर woods and village जो है वो बताया है ड्रीम एंड ड्यूटी। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep, miles to go before I sleep। आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये फेवरेट लाइन थी, और उन्होंने मतलब उन्होंने वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स की कॉपी अपने पास रखा करते थे, एंड आफ्टर हिज डेथ ये 4 लाइन जो है ना अंडरलाइंड थी। और बिल्कुल सही बात है कि देयर आर सो मेनी टेम्पटेशंस अराउंड द वर्ल्ड, बट यू इफ यू हैव ड्यूटीज टू कीप, then obviously you have to go through the woods. You can't stop there. You can't fall in that temptation. So miles to go before I sleep, और ये तो हम सब पे लागू होता है। If we want to achieve something in our life, if you want to attain your goal, obviously you cannot fall in that temptation. And miles to go before you sleep, and miles to go before I sleep. तो बहुत मेरी वन ऑफ द जो है फेवरेट पोएम्स में से एक है ये, और आज मैंने इसको एक्सप्लेन करने का आपको सोचा कि आप लोगों को भी अपने तरीके से एक्सप्लेन करूं। तो ये थे इसके कुछ क्वेश्चंस और पोएम का एक्सप्लेनेशन। होप यू लाइक इट। बाय बाय।